सुन रहे हैं प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है गुरुवार, तारीख है 9 फरवरी 2023। विषय है सामाजिक सुधार, समय की मांग। यह लिख रहे हैं राम बहादुर राय, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि शास्त्रों में हिंदू धर्म में जाति के उच्च या निम्न होने की कोई अवधारणा नहीं है। मोहन भागवत का यह वक्तव्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पहले के सरसंघ चालकों के विचार के अनुरूप ही है, उससे भिन्न नहीं। मोहन भागवत ने जो कुछ भी कहा है वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चिंतन परंपरा में है और वह हिंदू चिंतन का ही हिस्सा है। यहाँ इस बात को जानना भी महत्वपूर्ण है कि विचार के क्षेत्र में पहले से ही दो तरह की अवधारणाएं काम करती रही हैं। दरअसल चिंतन की दो ही धाराएं भी होती हैं। एक यहूदी धारा है जिसके क्रिश्चियनिटी और इस्लाम निकले हैं, और एक हिंदू धारा है जिससे हिंदू, फिर बौद्ध, सिख, जैन और जरतुष्ट्रवाद निकले हैं। दोनों ही चिंतन धाराओं में एक बुनियादी फर्क है। जहाँ यहूदी परंपरा में शैतान और भगवान की कल्पना है, वहीं हमारी परंपरा में ऐसा नहीं है। हिंदू चिंतन में द्वंद्व हमेशा बना रहता है और जीवन में परस्पर विपरीत तत्व भी काम करते रहते हैं। आइंस्टीन से लेकर फ्रायड तक की बातें करें, यानी विज्ञान व मनोविज्ञान के क्षेत्र में हुई नई खोजों की बात करें, तो उनसे भी यही साबित हुआ है कि जो हिंदू चिंतन परंपरा है वह ज़्यादा वैज्ञानिक और सही है। उस दृष्टि से भी अगर देखें तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के बारे में मोहन भागवत ने जो कुछ भी कहा है वह पहले भी संघ के दूसरे संघात्मक सरसंघ चालक कहते रहे हैं। गुरु गोलवलकर तथा संघ के सभी संघ चालक इस बात को कहते रहते हैं कि जाति व्यवस्था के आधार पर समाज को बांटने का काम अंग्रेजों और दूसरे शासकों ने किया। इसी कारण समाजवादियों ने भी जाति तोड़ो आंदोलन चलाया। पर यह भी सत्य है कि समाजवादी जहां एक तरफ जाति तोड़ो का आंदोलन चलाते थे, वहीं दूसरी तरफ हर नेता जाति का सहारा भी लेता था। जबकि इसके ठीक विपरीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जाति व्यवस्था को अपनी आंतरिक संरचना में कोई स्थान ही नहीं दिया। इसके कई उदाहरण हैं। एक उदाहरण तो महात्मा गांधी का ही है। गांधी जी जब संघ के शिविर में गए तो उस समय वे हरिजन द्वार के प्रयास में लगे हुए थे, और उस समय वही उनका सबसे बड़ा काम भी था और लक्ष्य भी था। उनकी यह जानने में उत्सुकता थी कि संघ के शिविर में कितने हरिजन हैं, पर वहाँ तो जाति के आधार पर कोई रजिस्ट्रेशन था ही नहीं। सो उनको अलग से इसके बारे में पूछना पड़ा। उनके पूछने पर संघ के संस्थापक ने बताया कि संघ में जाति के आधार पर स्वयंसेवकों का वर्गीकरण नहीं किया जाता है। तो मोहन भागवत ने समारोह में जो भी कुछ कहा वह दरअसल संघ की आंतरिक संरचना की ही अभिव्यक्ति है। चाहे वर्णाश्रम की व्यवस्था हो या उससे निकली हुई यह जाति व्यवस्था, दोनों ही मनुष्य निर्मित व्यवस्था हैं, यानी ये ईश्वरीय व्यवस्था नहीं है। वे ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता है, सुधार नहीं किया जा सकता है। ये सारी जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उन्हें समय के अनुरूप सुधारा जाता है, उनमें बदलाव किया जाता है। समय का जैसा तकाजा होता है उसके अनुसार
काम किया जाता है। मेरा मानना है कि मोहन भागवत आजकल एक ऐसे राष्ट्रीय पुरुष के रूप में हैं जो दरअसल स्टेट्समैन की भाषा में बोल रहे हैं, यानी वे ना तो शासन की भाषा में बोल रहे हैं, न ही सत्ता की भाषा में बोल रहे हैं। देश, समाज और दुनिया के हित में जो बातें हैं बस उसी के बारे में ही बोल रहे हैं, और समारोह में दिया गया उनका यह वक्तव्य भी स्वागत योग्य है। मोहन भागवत संभवतः पहले सरसंघ चालक हैं जिनके वक्तव्य में कोई अंतर्विरोधी नहीं होता है और उनके बोलने पर किसी तरह का कोई विवाद भी खड़ा नहीं होता है, जैसा आमतौर पर पहले लोग खड़ा कर देते थे। इस प्रकार वे एक निर्विवाद सामाजिक, सांस्कृतिक राष्ट्रीय पुरुष के रूप में उभर रहे हैं, या कह सकते हैं कि स्थापित हो रहे हैं। मेरी समझ में जाति व्यवस्था के संबंध में उन्होंने इस समय को जो बातें कही हैं वह समय की आवश्यकता है। इसी तरह से हिंदू मुस्लिम के संबंधों के बारे में भी उन्होंने एक बात कही है जो मेरे हिसाब से बहुत सराहनीय वक्तव्य है। मुझे यह लगता है कि इस बारे में भी उन्होंने जो कुछ भी कहा है, आज हिंदू समाज में जिस सुधार की ज़रूरत महसूस हो रही है उसी को ध्यान में रखकर बोला है, और इसके लिए उन्होंने सत्य को आधार बनाया है। तो दोनों बातें सत्य हैं। ऐसा नहीं है कि वे कोई विचार गढ़ रहे हैं या बना रहे हैं। कहा जा सकता है कि मोहन भागवत ने जो कहा है वह सनातन सत्य पर आधारित है। भागवत के वक्तव्य के बारे में मेरा यही मानना है। इस बयान के आलोक में समाज से अपेक्षा की बात करें तो पहली बात यह है कि भागवत एक ऐसे संगठन या संस्था के प्रधान हैं जो लगातार विस्तार पा रहा है और 2 वर्ष बाद 100 साल का भी होने जा रहा है, यानी 98 वर्ष पुरानी संस्था के वे अध्यक्ष यानी सरसंघ चालक हैं। राष्ट्रीय सेवक संघ एक ऐसी संस्था है जिसके इतने लंबे समय तक बने रहने, सक्रिय रहने, विस्तार पाने के बावजूद उनमें कोई टूटन फूटन नहीं हुई है। नहीं तो हम जानते हैं कि संस्थाएं बनती तो हैं पर बनने के कुछ वर्षों बाद ही टुकड़ों में बंट जाती हैं। एक बात और, मोहन भागवत के बोलने के 2 प्रभाव होंगे। पहला, संघ के स्वयंसेवकों को उनके द्वारा कही गई बातों का संदेश गांव-गांव, घर-घर पहुंचाने की प्रेरणा मिलेगी और समाज में उसके अनुसरण का एक भाव पैदा होगा। उसका कारण यह है कि कांग्रेस जब एक बहुत व्यापक संस्था भी थी तब भी वह हर गांव में मौजूद नहीं थी, हर गांव तक नहीं पहुंचती थी। हालांकि अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी देश के 6.5 लाख गांव में नहीं पहुंच पाई है, लेकिन अधिकतर गांव में उसकी पहुंच हो गई है। तो इन संदेश पर पूरे भारत की छोटी बड़ी आबादी में चर्चा होगी। लोग उसका अनुसरण करेंगे। यह उसका सामाजिक संदेश भी है और सामाजिक प्रभाव भी। मैं मानता हूँ कि जब भी कोई परिवर्तनकारी घटना घटती है तो उसमें युवा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और मोहन भागवत का यह कथन भी एक परिवर्तनकारी प्रवृत्ति की सूचना है तथा युवा इसका अनुसरण करेंगे। युवाओं से हमारी अपेक्षा यही है कि वे स्वयं भी अपनाएं और दूसरों को भी इसका अर्थ समझाएं। अगला विषय है ब्याज दर में वृद्धि। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति के तहत ब्याज दरों में फिर बढ़ोतरी की है। इस बार हुई 25 बेसिस पॉइंट की बढ़त के साथ अब ब्याज दर 6.50% हो गई है। सरकारी बॉन्ड के बदले बैंकों द्वारा ली जाने वाली नकदी पर ब्याज दर
अब 6.75% होगी। उल्लेखनीय है कि मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए पिछले साल मई से ही दरों को बढ़ाने का सिलसिला जारी है। ताज़ा बढ़ोतरी के साथ तब से अब तक कुल वृद्धि 250 बेसिस पॉइंट यानी 2.5% हो चुकी है। अपने बयान में रिजर्व बैंक ने कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में मुद्रास्फीति के घटकर 5.3% होने की उम्मीद है। वर्तमान वित्त वर्ष में यह औसत 6.5% रही है। हालांकि हालिया दिनों में इस दर में कुछ कमी आई है, लेकिन रिजर्व बैंक ने कहा है कि मुख्य मुद्रास्फीति अभी भी बहुत अधिक है। ऐसे में ब्याज दर का बढ़ाना स्वाभाविक है। इस वित्त वर्ष में दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष मुद्रास्फीति की चुनौती रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के जारी रहने, विभिन्न भू राजनीतिक तनावों तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधा बने रहने के कारण आगे भी बड़ी राहत की अपेक्षा नहीं है। ऐसे में ब्याज दर बढ़ाने के साथ बजट में प्रस्तावित पूंजी व्यय में वृद्धि करना उचित उपाय है। इस वर्ष अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का आकलन है, लेकिन विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कारकों के कारण अगले वित्त वर्ष में इसमें कमी का अंदेशा है। रिजर्व बैंक का मानना है कि वित्त वर्ष 2023-24 में वृद्धि दर 6.4% रह सकती है। बजट से पूर्व प्रकाशित आर्थिक समीक्षा में भी कहा गया है कि अगले साल आर्थिक वृद्धि दर 6 से 6.8% के बीच रह सकती है। अपेक्षाकृत कम वृद्धि के बावजूद भारत सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। रिजर्व बैंक ने यह भी रेखांकित किया है कि भारतीय रुपया 2022 में अब इस साल एशिया की उन मुद्राओं में है जिन्हें सबसे कम उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा है। इससे भी हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती इंगित होती है। इस वर्ष 27 जनवरी तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार 576.8 अरब डॉलर है, जो 2022 से 23 के 9.4 महीनों के संभावित आयात का भुगतान करने के लिए पर्याप्त है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि रबी फसल की अधिक खेती, उधार का ठोस विस्तार और बजट में पूंजी व्यय पर जोर जैसे कारकों से अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार मिलेगा। अगला विषय है बजट में सार्वजनिक निवेश पर जोर कायम है। यह लिख रहे हैं संजय बारू, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरकार की बजट रणनीति को बरकरार रखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के बजट में भी आर्थिक वृद्धि के संचालक के तौर पर सार्वजनिक निवेश पर अपना फोकस कायम रखा है। इसका व्यापक रूप से स्वागत हुआ है। राष्ट्रीय आय के आंकड़े दिखाते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में सकल सावधि पूंजी निर्माण की हिस्सेदारी 2008 से लगातार घट रही है। वर्ष 2007 में यह 36% के उच्च स्तर पर था, जो 2020 में 22% हो गया। यह रुझान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की चुनौती के केंद्र में भी है। बीते एक दशक की औसत सालाना वृद्धि 2000 से 15 की औसत वृद्धि 7.5% से कम रही है। उससे पहले यह आंकड़ा 1950 से 80 में 3.5, 1980 से 2000 में 5.5 और 2003 से 10 में 8% से अधिक रहा था। मोदी सरकार के दौर में वृद्धि दर प्रभावी नहीं रही है। बीते 9 वर्षों में सालाना औसत दर लगातार लगभग 6% और 2019 में 22 में
2019 से 22 में 3% रही है। अगर अगले दशक को अमृतकाल होना है तो दर को 7 से 8% स्तर पर लाना होगा। इस सरकार के पहले कार्यक्रम में समुचित निजी निवेश नहीं होने पर उसे आकर्षित करने के लिए पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कुछ कर छूट दिया था। जेटली ने वित्तीय क्षेत्र की साफ सफाई के लिए भी अनेक कदम उठाए थे। तभी अर्थव्यवस्था पर पहले नोटबंदी और फिर कोरोना महामारी का प्रहार हुआ। अनिश्चितता में कम मांग और निजी क्षेत्र का जोखिम लेने में हिचक जैसे कारक भी जुड़ गए। इसके फलस्वरूप 2019 से 22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर महज 3% के आसपास रही। फरवरी 2022 में सीतारामन ने उस विचार जिसे अर्थशास्त्री नव उदारवाद कहते हैं के एक महत्वपूर्ण मंत्र को त्याग कर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। वह मंत्र यह था कि सार्वजनिक निवेश निजी निवेश को हाशिए पर डाल देता है। उस समय वित्त मंत्री का भाषण लिखने वालों ने नेहरू युग के अर्थशास्त्र की इस समझ को खोज निकाला कि सार्वजनिक निवेश से निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। 50 के दशक में भारत की विकास रणनीति इसी समझ के आधार पर आधारित थी। तब समुचित संस्थाओं का उभार निजी निवेश में बाधक था। पर वर्तमान दशक में कई तरह के कारक आर्थिक एवं राजनीतिक निजी निवेश की राह रोक रहे हैं। वित्त मंत्री ने पूंजी व्यय बढ़ाने की नई रणनीति, जिसे मैंने कैपिटल स्ट्राइक कहा है, इस आशा में अपनाई गई है कि इससे मांग बढ़ेगी और निजी निवेश प्रोत्साहित होगी। इसकी सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई है और 2022 से 23 में अर्थव्यवस्था की बेहतरी में इसका योगदान रहा है। पर इस बेहतरी के साथ बहुत अधिक मुद्रास्फीति भी रही है। पिछले साल बजट के तुरंत बाद यूक्रेन पर रूस के हमले से कितने बढ़ी कीमतें बढ़ी और निवेशक हतोत्साहित हुए। मुद्रास्फीति नियंत्रित करना और आर्थिक वृद्धि की अपेक्षाएं बढ़ाना इस साल वित्त मंत्री के लिए चुनौती है। इसके लिए उन्होंने राजस्व खर्च घटाने, वित्तीय घाटे पर गंभीरता बरतने जैसे उपाय अपनाया है। उन्होंने पूंजी व्यय बढ़ाया है ताकि आय वृद्धि की उच्च दर बनी रहे। रिजर्व बैंक ने भी मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के प्रयास में भागीदारी की है। इस संतुलित प्रयास की प्रशंसा हुई है क्योंकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखते हुए निवेश चक्र को बढ़ाना आय, रोजगार, मांग और राजस्व वृद्धि के लिए आवश्यक है। आलोचकों ने रेखांकित किया है कि अगर बजट के वित्तीय आवंटन को सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी खर्च के साथ जोड़ा जाए तो कुल पूंजी खर्च में मामूली वृद्धि हुई है। आकलनों के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च में वृद्धि को सार्वजनिक क्षेत्र निवेश को घटाकर संतुलित किया गया है। इससे निर्माण में वृद्धि प्रभावित हो सकती है क्योंकि अधिकांश सार्वजनिक निवेश निर्माण में ही है। जवाहरलाल नेहरू की तमाम आलोचना करने के बावजूद भाजपा सरकार आर्थिक और विदेश नीति में नेहरू के रास्ते पर चल रही है। सरकारी निवेश पर दांव लगाने तथा भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज़ घोषित करने की मोदी की आवाज़ में नेहरूवादी गूंज है। ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनने की भारत की आकांक्षा तभी साकार हो सकती है जब घरेलू अर्थव्यवस्था में हर तरह से वृद्धि हो और जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है वह वैश्विक वृद्धि में इंजन बने। इसके लिए सड़क और रेलवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में अधिक निवेश के साथ शिक्षा, विज्ञान और तकनीक जैसे सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश की जरूरत है। अंत में गौतम अदानी के कारोबारी व्यवहार पर
हिंडनबर्ग रिसर्च के खुलासे के बाद बाजार पर पड़े असर पर सरकार का रुख भी भविष्य के लिए अहम साबित होगा। सरकार को याद रखना चाहिए कि नीतिगत रूप से ठिठके होने तथा क्रोनी पूंजीवाद के आरोपों के कारण 2012 से 14 में अर्थव्यवस्था को कीमत चुकानी पड़ी थी। सरकार की दायित्वपूर्ण प्रक्रिया और नियामकों द्वारा पारदर्शी कार्रवाई निवेशकों का भरोसा बहाल करने के लिए जरूरी है। अच्छे दिन की जगह अमृतकाल कह देने भर से सकारात्मक आकांक्षाओं को बल नहीं मिलेगा। अगला विषय है पवन जल, सौर ऊर्जा और वैश्विक तापमान। वायु प्रदूषण से हर वर्ष लगभग 70 लाख मौत होती है। इसके साथ वैश्विक तापन भी गंभीर क्षति पहुंचा रहा है। दुनिया की ग्रीन हाउस गैसों को 80% तक हटाने के लिए हमारे पास महज 7 वर्ष हैं, बाकी को हटाने के लिए 12 से 27 वर्ष है, ताकि वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री से नीचे रखा जा सके। हम पहले ही 1.1 डिग्री की औसत से ऊपर हैं। ऐसा न होने पर दुनिया को जलवायु परिवर्तन से जुड़ी गंभीर ऊर्जा सुरक्षा संकट का भी सामना करना पड़ेगा। जीवाश्म ईंधन और यूरेनियम खत्म हो जाएंगे। दूसरे देशों की ईंधन आपूर्ति को नियंत्रित करने वाले देश ब्लैकमेल करेंगे। लंबी दूरी के लिए ऊर्जा नौवहन की लागत उच्च हो जाएगी। केंद्रीकृत जीवाश्म ईंधन या परमाणु संयंत्रों के अप्रत्याशित रूप से बंद हो जाने पर अंधेरा छा जाएगा और निरंतर ईंधन के खनन, अपशिष्ट भंडार, परमाणु दुर्घटना तथा परमाणु ऊर्जा से जुड़े हथियारों के प्रयास से स्वास्थ्य और पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ जाएंगी। ऐसी स्थितियों के निर्मित होने पर दुनिया को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता से जूझना पड़ेगा। इन समस्याओं की जटिलता और इनके हल की अत्यावश्यकता को देखते हुए कम लागत व अति शीघ्र लागू किया जा सकने वाला समाधान ही सबसे अच्छा माना जाएगा। इसके लिए पवन, जल और सौर यानी WWS ऊर्जा सही विकल्प साबित होगा। WWS दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी गंभीर समस्या को हल कर सकता है, वह भी कम लागत में। WWS प्रणाली के कम लागत होने का सबसे बड़ा कारण है कि यह दहन आधारित ऊर्जा प्रणाली की तुलना में बहुत कम ऊर्जा के इस्तेमाल करता है। वास्तव में WWS प्रणाली के जरिए वैश्विक स्तर पर उपभोग की जाने वाली ऊर्जा में 56% तक की कटौती हो जाती है। अगला है खेल के जरिए विकास। प्रधानमंत्री ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जयपुर महाखेल के सभी प्रतिभागियों को संबोधित किया। वो कहा कि वे युवाओं के खेल में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री इंटर्नशिप कार्यक्रम भी शुरू हुई है। इसके जरिए प्लेसमेंट ओरिएंटेड डिग्री प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी। मध्य प्रदेश के युवा इस योजना के माध्यम से अपने कौशल में वृद्धि कर नौकरी के लिए तैयार हो सकेंगे। ऐसी योजनाओं से युवा वर्ग के चहुमुखी विकास को सुनिश्चित किया जाना प्रशंसनीय है। अब अगला है ऐप पर प्रतिबंध। चाइनीज लोन और सट्टेबाजी ऐप के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों के बाद केंद्र सरकार ने 138 सट्टेबाजी ऐप और 94 कर्ज देने वाले ऐप को प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इन ऐप के जरिए मजबूर लोगों को कर्ज के जाल में फंसाया जाता है और फिर मनमाने तरीके से ब्याज बढ़ा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। वर्ष 2022 में भी भारत सरकार ने 54 चीनी ऐप प्रतिबंधित किया था। सरकार को स्वदेशी ऐप विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। अगला विषय है मदद की मानवीयता भाव। मदद की मानवीय भाव। यह स्वतंत्र लेखिका है डॉक्टर मोनिका शर्मा। बीते दिनों तुर्की सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप ने दोनों देशों को दहला दिया। आपदा के एक दुखद दौर में भारत तुर्की को मदद पहुंचाने की पहल करने वाले देशों में सबसे आगे रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए अधिकारियों को आपदा से हुए नुकसान से निपटने से हर संभव सहायता देने का भी निर्देश दिया था। कुछ ही घंटों के भीतर भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय वायुयान सेना के विमान से तुर्की को राहत सामग्री की खेप भेज दी गई। इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF और एक बचाव दल भी शामिल था, जिसमें पुरुष और महिला कर्मी, कुशल डॉग स्क्वाड, चिकित्सा सामग्री, उन्नत ड्रिलिंग उपकरण समेत अन्य महत्वपूर्ण उपकरण शामिल हैं। भयानक भूकंप के बाद भारत के बचाव दल और चिकित्सा टीमों का तुर्की पहुंचकर राहत कार्य शुरू करना मानवता को आगे रखने का भी है। भूकंप से दोनों देशों में अब तक करीब 8,000 लोगों की जान चली गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आशंका जताई है कि मरने वालों की संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। राहत सामग्री भेजने के लिए तुर्की ने भारत की सराहना की है। ऐसे त्रासदी में हर देश को मदद का हाथ बढ़ाना ही चाहिए। वैश्विक स्तर पर अधिकतर देशों के हित साधने की रणनीति और अलगाव की राजनीति के बावजूद भारत ने हर बार मानवीय मोर्चे पर खुद को साबित किया है। वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति वाले हमारे देश ने न केवल सामान्य परिस्थितियों में अन्य देशों के साथ मैत्री और समानता का व्यवहार रखता है, बल्कि असामान्य हालतों में भी सहायता की पेशकश की है। विशेषकर आपदा के समय भारत ने सदैव मदद पहुंचाने का मार्ग ही चुना है। नेपाल में विनाशकारी भूकंप के समय सहायता पहुंचाने की बात हो या युद्धग्रस्त यमन से अपने नागरिकों सहित 40 से ज़्यादा अन्य देशों के नागरिकों को सकुशल निकालने का काम, भारत ने सदैव तत्परता का परिचय दिया है। बीते वर्ष आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की मदद के लिए भी भारत ने अपना हाथ बढ़ाया था। मौजूदा समय में समरसता और सहयोग का भाव दुनिया के हर हिस्से में रित रहा है। बावजूद इसके वैश्विक समुदाय में भारत की छवि एक सहयोगी देश के रूप में ही कायम है। कोरोना संकट के समय भी वैक्सीन भेजने और मददगार रवैये ने भारत की साख को मजबूती दी थी। दुनिया भर के कई देश और संगठन समय समय पर हमारे देश के सहयोगात्मक रवैये की सराहना करते रहे हैं। भारत में हर नीति नियम से ऊपर सर्वे भवन्तु सुखिनः की सोच मानवीय मूल्यों का रक्षक बन मदद के मानवीय भाव को पोषित करती रही है। विषय है स्नेह की भावना। जब मन परम शांति को प्राप्त हो जाता है और सभी प्राणियों के लिए स्नेह की भावना विकसित हो जाती है, तब यह शाश्वत शांति है। ऋषि इसे प्रेम कहते हैं। प्रेम को सीमित वस्तु के लिए विकसित नहीं किया जा सकता है। एक सीमित वस्तु के लिए लगाव बहिर्मुखी ऊर्जा की अभिव्यक्ति है, जबकि अनंत के लिए आकर्षण अंतर्मुखी ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। इसलिए ये दोनों कभी
कभी एक साथ नहीं रह सकते। भक्ति 8 प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की तामसिक भक्ति, 2 प्रकार की राजनीतिक भक्ति और 2 प्रकार की सात्विक भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति और केवल भक्ति। इन 8 प्रकारों में केवला भक्ति सर्वोच्च है। हालांकि किसी भी प्रकार की भक्ति का मूल्य भक्ति न होने से कहीं अधिक है, क्योंकि भक्ति मानव मन के प्रवाह को एक दिशा में नियंत्रित करती है। भक्ति के इन 8 प्रकारों में से किसी का भी एक भक्त, भले ही वह अंधविश्वासों से पूरी तरह से जुड़ा हुआ हो, उसे एक उच्च कोटि का ब्राह्मण, एक ऋषि, एक तपस्वी या एक विद्वान माना जाना चाहिए। भक्ति साधना के लिए किसी पात्रता के संबंध में कोई भेद नहीं है। मानव शरीर से संपन्न सभी प्राणी इस साधना के पात्र हैं। ऋषि नारद ने कहा है, भक्ति की सर्वोच्च प्राप्ति परब्रह्म की प्राप्ति है, लेकिन वैधि भक्ति के भक्तों के मन में वस्तुओं से प्राप्त सुखों की इच्छा परम आनंद की इच्छा से अधिक होती है। जिस प्रकार माता रोते हुए बालक को खिलौना देकर बहकाती है, उसी प्रकार वैधि भक्ति के भक्त खिलौने से मोहित हो जाते हैं। भक्तों की 3 श्रेणियां होती हैं। पहला, श्रेष्ठ भक्त आध्यात्मिक शास्त्रों में पारंगत और अभ्यास में सक्षम और दृढ़ मन वाले उच्च कोटि के भक्त। दूसरा मध्यम स्तर, जिनकी श्रद्धा है पर शास्त्र का ज्ञान नहीं। तीसरा निम्न स्तर, जो न तो विद्वान है न ही गंभीर। रागामिश्र भक्ति या केवल भक्ति केवल उच्चतम श्रेणी के भक्तों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। वे अकेले ही अपने आत्मा के व्यापक विकास को प्राप्त करते हैं। इसलिए शास्त्रों में निर्गुण भक्ति को पुष्टि मार्ग कहा गया है, जबकि अन्य मार्गों को मर्यादा मार्ग कहा गया है।